गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उस पे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं चैप्टर 2 का कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे है, कहता है हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। वायु परागन हमने पढ़ाया आप लोग को। वायु परागन की प्रक्रिया एनिमोफिली कहलाती है, यानी हवा के द्वारा होने वाली प्रक्रिया को एनिमोफिली कहते हैं। देखते हैं आपके पास क्या क्या विकल्प है। आपके पास विकल्प है कीट परागित, वायु परागित, हवा परागित, कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। तो वायु के द्वारा जो परागित, तो यह वायु परागित पुष्प हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका आंसर वायु परागित पुष्प हो जाएगा। ठीक है, कीट परागित को एंटीमोफिली कहते हैं, ये होगा नहीं। और हवा परागित भी हो सकता है क्योंकि दोनों ऑप्शन वायु हवा एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनुमिल्ल परागित पुष्प, यानी अनुमिल्ल पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुमिल्ल पुष्प में क्या होते हैं निश्चित रूप से, आपके पास विकल्प है स्वपरागित, परपरागित, ए और बी दोनों, कोई नहीं। देखिए हमने बताया था कुछ ऐसे पादप होते हैं जैसे वह कोमेलिना, ऑक्जेलिस और पांसी का पौधा, ये दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं, एक उन्नमिल परागित पुष्प, एक अनुमिल परागित पुष्प। दोनों पुष्प हमेशा स्वपरागित होते हैं, दोनों में स्वपरागन होता है, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, स्वपरागित। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एंटेमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम क्या होता है। एंटेमोफिलस बताए थे पक्षी द्वारा परागन की क्रिया ऑर्निथोफिली, वायु द्वारा परागन की क्रिया एनिमोफिली और कीट द्वारा परागन की क्रिया एंटेमोफिली होता है। तो एंटेमोफिली में कीट से संबंधित है, अर्थात आपका विकल्प क्या हो जाएगा, कीट परागित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ क्या होता है, यानी नारियल का खाने वाला भाग, घुर्न, अंतःभित्ति, परिभ्रूणपोष, कोई नहीं। देखिए नारियल का जो हम लोग अंतःफल भित्ति खाते हैं, ठीक है, नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, अंतःफल भित्ति। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब होता है प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका, इसमें ऑटोसोम की संख्या पूछा जा रहा है। ऑटोसोम की संख्या बताइए। बताए थे ऑटोसोम दो लिंग गुणसूत्र होते हैं जो लिंग निर्धारण में मदद करते हैं, और जो लिंग निर्धारण में मदद नहीं करते उसे ऑटोसोम कहते हैं। तो लिंग गुणसूत्र दो होते हैं, XX और XY। तो यानी 46 गुणसूत्र में से दो घटा दीजिए, आपका विकल्प क्या हो जाएगा, 44। ऑटोसोम की संख्या कितनी, 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों के घूर्णपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। घूर्णपोष हमने बताया था घूर्णपोष प्रायः त्रिगुणित होते हैं, यानी आपका आंसर 3n, त्रिगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, आपका विकल्प बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। हाइड्रिला एक जलीय पादप है जिसमें परागन की क्रिया जल के माध्यम से होती है, अतः हाइड्रिला में रंध्र जो होते हैं वह पत्ती में पाए जाते हैं, पत्ती और तना दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन है पत्ती में, तना में, ए और बी दोनों, कोई नहीं, पत्ती और तना दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागन का बाह्य चोल बना होता है किससे। परागन का बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमिल परागित पुष्प क्या होते हैं। अनुमिल, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का आया था। अनुमिल परागित पुष्प प्रायः स्वपरागित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड समुच्च बना होता है, एग एपरेटस। अंड समुच्च किससे बना होता है, अंड कोशिका से, सहायक कोशिका से, दोनों ए और बी, प्रतिव्यासांत कोशिका। अंड समुच्च सिर्फ और सिर्फ अंड कोशिका से ही बना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं? पानी द्वारा परागन क्रिया सिंपल है, जल परागन, यानी जल द्वारा परागन की क्रिया जल परागन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोजोनी किसका अध्ययन होता है? पॉलिनोजोनी, परागकण के अध्ययन को पॉलिनोजोनी कहते हैं। पॉलिनोजोनी परागकण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परागन या परागकण निम्नलिखित में से कौन सा परागकण वर्तिकाग्र पर शुरू में परागन में मदद करता है? परागन में प्रारंभिक अवस्था में, परागन के प्रारंभिक अवस्था में कौन सा आयन मदद करता है? आपके पास विकल्प हैं फास्फोरस, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, कैल्शियम। देखिए, परागन में कैल्शियम निषेचन में मदद करता है, यानी पुष्पीय पादपों में निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। आपका विकल्प क्या हो जाएगा? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण में मौजूद ऑक्सीजन किसकी वृद्धि में मदद करता है? देखिए, जब परागन होता है तो परागन के दौरान वर्तिकाग्र पर जो नर युग्मक मुक्त होते हैं वह पराग नलिका के माध्यम से बीजांड के भीतर प्रवेश करते हैं। तो उस पराग नलिका में विकास की क्रिया जो होती है वह ऑक्सीजन हार्मोनीकरण होती है। तो आपका ऑप्शन होगा सिर्फ पराग नलिका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है? भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका जो होती है, ऑप्शन है आपके पास प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका, ए और बी दोनों। देखिए, सेंट्रल कोशिका जो होती है वह केंद्र में पाई जाती है, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहा जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं? परागकोश में परागकण का होगा, परागन हो गया, परागकण का परागकोश से निर्माण, परागकण होना चाहिए यहाँ पर। कण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहा जाता है, यानी युग्मक जनन, यानी परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? युग्मक जनन। यानी किसी डायथिकस परागकोश में क्या होता है? डायथिकस मतलब द्विपालित। तो कितने माइक्रोस्पोर होते हैं? प्रत्येक पाली में दो दो होता है। यहाँ पे डायथिकस यानी दो पराग नलिका, पराग पाली का निर्माण, पाली के बारे में बात किया गया है। तो प्रत्येक में दो होते हैं, तो दोनों में मिला के 4 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें जल परागन होता है? आपका पास विकल्प है जलकुंभी, कमल, हाइड्रेला, बी और सी दोनों। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कंफ्यूजन इसी में होता है। देखिए, सभी जलीय पादप हैं, जलकुंभी भी जलीय पादप है, कमल भी है, हाइड्रेला भी है, और बी और सी दोनों। आपका विकल्प कहीं कहीं पर बी और सी दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, ये दोनों प्लांट जलीय पादप जल के ऊपरी सतह पे होते हैं, और जबकि हाइड्रिला जल के निचले भाग में यानी भीतर पाई जाती है, जिसके कारण जल परागन होती है। आपका विकल्प क्या होगा? हाइड्रिला हो जाएगा यहाँ पे विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकण का निर्माण किसमें होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण होता है, यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार कराया गया क्लास में। अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। परागकण क्या आता है? अगुणित होते हैं, यानी आपका विकल्प ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? लैंगिक जनन का खोज पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का खोज किसने किया था? देखिए, पुष्पीय पादप में यानी दोहरा निषेचन का खोज किया था नवास्चिन ने, और निषेचन का खोज किया था एस्ट्रसबर्गर ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तथा टेपिटम का क्या काम है? टेपिटम का काम हम बताए हुए थे परागकण को पोषण देना। आपका विकल्प क्या है? सुरक्षा, पोषण, श्वसन, सभी। टेपिटम का काम होता है पोषण प्रदान करना। किसको? तो परागकण को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। अगुणित कोशिका के संयोजन से
यानी अगुणित कोशिका का संयोजन निषेचन कहलाता है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं सिनगेमी। ठीक है, निषेचन को ही सिनगेमी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को निषेचन कहा था। आपका विकल्प क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? यह क्वेश्चन भी हम क्लास में बार बार कराए हैं। आपके पास विकल्प हैं जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। इनमें से सभी। चलिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनमें से सभी। ये सभी फल का बीज चोल खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? यानी वैसा पौधा जो कीटों का भक्षण करता है। आपके पास विकल्प है ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ए और बी दोनों, हाइड्रिला। देखिए, नेपेंथिस एक प्रकार का कीट भक्षी पौधा है और ड्रोसेरा भी एक प्रकार का कीट भक्षी पौधा आता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी होती है? दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या, आपको हमने दोहरा निषेचन के बारे में बताया था। दोहरा निषेचन पुष्पीय पादपों में दो केंद्र की जो सहाय कोशिका होते हैं, एक अंड कोशिका होती है, जबकि 3 प्रति व्यासांत पाए जाते हैं। ठीक है, और 2 ध्रुवीय केंद्र की होती है। तो पहला नर युग्मक जो होता है अंड कोशिका के साथ संलयन करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकी के साथ संलयन करता है। तो दोहरा निषेचन में एक अंड समुच्च और एक ध्रुवीय केंद्र की, यही 2 भाग लेते हैं, इसीलिए आपका 2 1 3, इसीलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुमिल परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। बताए थे उन्मिल परागन हो या अनुमिल परागन हो, दोनों में हमेशा स्वपरागन ही होता है। तो आपका ऑप्शन क्या है? स्वपरागन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त मोनोथिकस परागकोश किसमें पाया जाता है? इंग्लिश देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, कुछ नहीं है, इंग्लिश हमने क्लास में बताया था आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते थे। आप लोग बायोलॉजी में अधिकांश इंग्लिश शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो अगर कोई बच्चा इंग्लिश में को पीछे, अगर आप नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश से पीछे भाग रहे हैं, तो क्वेश्चन समझने में डाउट हो जाएगा। देखिए, यही क्वेश्चन इसी टाइप का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपका कहता है, क्वेश्चन कहता है 2 माइक्रो एस्पोरेंजिया, यानी लघु बीजाणुधानी का बात किया जा रहा है, युक्त मोनोथिकस परागकोश किसमें पाया जाता है? यानी 2 ही लघु बीजाणुधानी वाले एक ही पाली होंगे उसमें। किसमें होता है? ब्रासिका में, लेग्यूमस में, धनिया में, हिबिस्कस में। बताइएगा। देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? धनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14, यानी कोई मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो उसके सिनर्गिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? सिनर्गिड्स मतलब अंड समुच्च में। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो अंड समुच्च में आधा हो जाता है अगुणित होता युग्मक, यानी 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? बताए थे मक्का एक बीज पत्री भ्रूण है, तो एक बीज पत्री भ्रूण के भ्रूणपोष को क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? स्कूटेलम। यानी एक बीज पत्री भ्रूण के बीज पत्र को क्या कहा जाता है? स्कूटेलम कहा जाता है। और प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को क्या कहा जाता है? स्कूटेलम। चलिए, क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कुल 4 नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल में 24 गुणसूत्र है, तो इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? इंडोस्पर्म त्रिगुणित होते हैं, यानी इसका 3 गुना, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 है, तो उसके इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष में कितने हो गए? अगर इसमें गुणसूत्र 24 है, तो भ्रूणपोष क्या हो जाएगा? त्रिगुणित होते हैं, यानी अगुणित में 12 12 12, यानी
भ्रूणपोष इंडोस्पर्म में गुणसूत्र, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक, आपके पास विकल्प है स्लीडन और स्वान, हर्टविंग, अरस्तु, वॉनवीर। देखिए भ्रूण विज्ञान के जनक जो होते हैं उसे पी महेश्वरी कहा जाता है, लेकिन आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वॉनवीर को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एंथर वाल का हिस्सा नहीं है? यानी एंथर वाल यानी पराग नलिका का हिस्सा नहीं है। आपका ऑप्शन है इंडोथेशियम, इंडोथेलियम, कैपिटम, मिडिल लेयर। देखिए इंडोथेलियम हिस्सा नहीं है, 3 परत होते हैं, 4 परत होते हैं लघु बीजाणुधानी में। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडोथेलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडोस्पर्म द्वारा किसमें पोषण दिया जाता है? इंडोस्पर्म भ्रूणपोष किसको पोषण देता है? बीज को, फल को, एंडोस्पर्म भ्रूण को। देखिए भ्रूणपोष हमेशा भ्रूण को पोषण देता है, भ्रूण वैसा पदार्थ जो भ्रूण को पोषण देता है उसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन की क्रिया हमेशा याद रखिएगा अंडाशय के भीतर बीजांड में होती है। तो आपका विकल्प क्या है, डी बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है? निषेचन के बाद बीज के बीच का आवरण किससे बनता है? निषेचन के बाद बीज का जो भी परत होता है वह बीजांड काय से बनता है, यानी इम्ब्रियो सैक, ओव्यूल, इंटेगुमेंट, कैलेजल रीजन। इंग्लिश में आपका ऑप्शन है ओव्यूल का मतलब होता है बीजांड। निषेचन के बाद बीज के बीच का आवरण किससे बनता है? बीज का ओव्यूल, बीजांड से बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? कोरोला, कैलिक्स, ओव्यूल, फल। देखिए निषेचन के लिए कौन आवश्यक है? सबसे देखिए निषेचन के लिए आपका आवश्यक है, सॉरी लाइट कट गया इसके लिए सॉरी, दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे आपका। देखिए निषेचन के लिए कौन आवश्यक है? आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, निषेचन कहाँ होता है, बीजांड में। कैलिक्स, इसको क्या कहते हैं, पुष्पीय मादा वाला भाग है। कोरोला, फल। निषेचन के लिए सबसे आवश्यक है वह कोरोला। ठीक है, यानी बीजांड में निषेचन होता है, कोरोला उसका मादा भाग है जिसमें निषेचन के लिए स्थान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं। इम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं, कितने नर युग्मक होते हैं? देखिए पराग नलिका में हमेशा 2 नर युग्मक प्रवेश करते हैं। कितने नर युग्मक? 2 नर युग्मक। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? यानी जब भ्रूण विकसित होते हैं तो कौन सा बीज भ्रूणपोष का पूर्ण रूप से उपभोग कर लेता है? हमने बताया था बीज प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, देखिए एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। अंडी में भ्रूणपोष पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, मटर में किया जाता है, नारियल में शेष रह जाता, अंडी और नारियल ये आ गया आपका नॉन एल्बुमिनस का। यानी किसका उपभोग बीज में, किसके बीज में होता है? आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, मटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? देखिए पुष्पासन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सेब का पुष्पासन खाया जाता है, सेब का पुष्पासन, इसीलिए इसे अभासी फल या असत फल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, जो उसको चलने में यानी गति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? भ्रूणपोष में 3 गुणसूत्र होते हैं, 3N। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीज में भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष त्रिगुणित, हमेशा त्रिगुणित होते हैं। यही रिपीटेड क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लैंगिक प्रजनन को सबसे पहले किसने दर्शाया?
पौधों में लैंगिक जनन को सबसे पहले किसने दर्शाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा। पौधों में लैंगिक जनन को सबसे पहले किसने दर्शाया? देखिए, लैंगिक जनन सबसे पहले पौधों में दोहरा निषेचन होता है, जिसे नवास्चिन ने बताया था। ठीक है, नवास्चिन ने बताया था। और आपका वॉन वेडेन दोहता भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, कैमेरियस, कोलेटर और नवास्चिन। बताइएगा। देखिए, दोहरा निषेचन खोज किसने किया था? नवास्चिन ने। पौधों में कौन सा निषेचन होता है? दोहरा निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? एक लिंगी नर पुष्प यानी एक ही लिंग होता है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, आपके पास है मोनोसियस, डायोसियस, पिस्टिलेट, डायोसियस। पिस्टिलेट मतलब जिसमें मादा वाला भाग होता है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। डायोसियस द्विलिंगी पुष्प को कहते हैं। एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? एक लिंगी नर पुष्प यानी एक लिंगी को मोनोसियस और नर। मोनोसियस माने एक लिंगी हो सकता है, या मादा भी हो सकता है, या नर भी हो सकता है। यहाँ आपका पूछा गया एक लिंगी नर पुष्प, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? एस्टेमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टामिन का फर्टाइल भाग कौन है? यानी पुंकेसर का फर्टाइल भाग कौन होता है? परागकोश, पराग तंतु, संयोजी तंतु, ओव्यूल। देखिए, ओव्यूल एस्टामिन का भाग नहीं है। एस्टामिन का फर्टाइल भाग क्या है? परागकोश, जिसके भीतर परागकण विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पत्ती का, शाखा का, एस्पोरेंजिया का, अग्र मेरिस्टेम का। अग्र मेरिस्टेम मतलब अग्र विभज्योतक का। बताइएगा, पुष्प जो है किस अंग का रूपांतरित भाग है? देखिए, पुष्प जो है वह अग्र मेरिस्टेमेटिक का रूपांतरित भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का खाए जाने वाले भाग। देखिए, लीची का बीज चोल खाया जाता है। आपका ऑप्शन क्या है? उसी को इंग्लिश में लिखा, फ्लेसी एरिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर में कितने भागों में बांटा गया है? पुंकेसर दो भागों में मिलकर बना होता है, परागकोश और तंतु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? देखिए, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को टेपिटम कहा जाता है, यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी। नेक्स्ट है, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन अंग को जायांग कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? वही क्वेश्चन सेम पूछा गया है, जायांग होगा। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर युग्मकोद्भिद या नर युग्मकोद्भिद होना चाहिए। दूसरा है मादा युग्मकोद्भिद, ए और बी दोनों, नन ऑफ दिस। देखिए, परागकण नर युग्मक होता है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर युग्मकोद्भिद। नेक्स्ट है, परागकण का बाह्यचोल किससे बनता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्पोरोपोलेनिन से बनता है। पिछले कुछ यानी पीछे में हम क्वेश्चन करा चुके हैं। नेक्स्ट है, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? वर्तिका, अग्र वर्तिका, अंडाशय, ये सभी। स्त्री केसर का भाग ये सभी यानी सभी स्त्री केसर का ही भाग है। स्वपरागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? यानी कौन सा पादप स्वपरागन की क्रिया को रोकता है? अंडी यानी मक्का, ए और बी दोनों, कोई नहीं। देखिए, कौन सा पादप स्वपरागन को रोकता है? मक्का स्वपरागन को रोकता है। मक्का में हमेशा पर परागन होता है, और अंडी में भी हाँ, अंडी यानी दोनों ऑप्शन हो सकता है आपका, यानी सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, एक मटर के पौधे में 400 बीज के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है? 400 बीज के निर्माण में। देखिए, पौधा में अगर बीज की संख्या कितना दिया हुआ है? 400, यानी निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बनते हैं? फल, और बीजांड विकसित होकर बीज बनता है। तो जिस फल में जितना अधिक बीजांड होगा उतना ही बीज बनेंगे। तो बीजांड
बीज के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? यानी 400 बीज के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो 400 बीज का निर्माण जब होगा तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जो पूछा जाएगा वह भी 400 ही होगी। ठीक है, देखिए एक कोशिका से क्या 2 बनता है, तो 400 बीज के निर्माण करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो 400। देखिए अगर अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या समान होता है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधा होता है। तो 400 बीज का निर्माण होगा तो उस 400 बीज बनने के लिए उसमें कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा? तो 400 ही होना चाहिए। 800 हो नहीं सकता है, 800 अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाएगी। 800 अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बीजांड की बीज की संख्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जितना युग्मक होगा उतना ही संलयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को क्या कहते हैं? पॉलीस्पर्मी, एपोमैक्सिस, पार्थेनोकार्पिक, पॉलीइम्ब्रियोनिक। न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण से, जिसका निर्माण बीजांड काय से होता है, उसे क्या कहते हैं? बीजांड काय, या उसे कहते हैं, देखिए बीजांड के ऊपर जो परत होता है ना उसी को न्यूसेलस कहा जाता है। उससे जो अतिरिक्त भ्रूण बनता है उसे क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस होता है, बिना निषेचन का जो बनता है, यानी अधिक भ्रूण बन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? उस स्थिति में हम पॉलीइम्ब्रियोनी। ठीक है, अतिरिक्त भ्रूण बनता है उसके, यानी बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभासी फल कौन सा है? स्ट्रॉबेरी, सेब, अखरोट, ये तीनों, यानी तीनों के तीनों असत्य फल आभासी फल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? असंग जनन, इसको एपोमिक्सिस कहा जाता है। ठीक है, ये डिफिनीशन सही आ गया। कीट द्वारा परागण क्रिया क्या कहते हैं? कीटों के द्वारा होने वाले परागण को एंटिमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? पुष्पीय पादप में नर जनन अंग का भाग कौन है? पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकोश, परागकण। देखिए नर जनन अंग का इकाई किसे कहा जाता है? तो पुंकेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग का इकाई को क्या कहते हैं? ये सेम क्वेश्चन है, मादा जनन अंग का इकाई स्त्री केसर, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण के बाह्यचोल में सुअपष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहा जाता है, जनन छिद्र कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव पोर, यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी द्वारा परागण की क्रिया क्या कहलाती है? पक्षी द्वारा परागण की क्रिया ऑर्निथोफिली कहलाती है, और कीट द्वारा परागण क्रिया एंटेमोफिली कहलाती है। चमगादड़ द्वारा परागण क्रिया चिरिप्टोफिली कहलाती है। पक्षी मैरोपेनली कुछ होगा अलग, और भी वायु द्वारा एनिमोफिली, और जो हाँ जंतु द्वारा जो होगा। किसी आवृतबीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? आवृत भ्रूण पोषक कोशिका में भ्रूण को जो पोषण देता है उसे भ्रूणपोष कहते हैं, यानी वह त्रिगुणित होता है, तो उसके युग्मक में कितने गुणसूत्र होगी? यानी आवृतबीजी भ्रूण के, यानी कि गुणसूत्र का संख्या दिया ही नहीं है तो आपके पास फिर भी विकल्प। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत है। किसी आवृतबीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं ये दिया नहीं है, तो इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, अधूरा क्वेश्चन है, इसीलिए यहीं पे स्किप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है? देखिए जोस्टेरा को जलीय घास कहा जाता है, यानी समुद्री घास। वेलिसेनेरिया और हाइड्रिला ये जलीय पादप हैं जिसमें जल परागण होता है। ठीक है, और जोस्टेरा एक प्रकार का समुद्री घास है। और देखा जाए जलीय घास का तो पादप के अंतर्गत तीनों आते हैं, वेलिसेनेरिया भी जलीय पादप है, हाइड्रिला भी जलीय पादप है। तो अतः जलीय घास
जोस्टेरा एक प्रकार का समुद्री घास भी कहा जाता है, जलीय घास भी कहा, जबकि ये दोनों पादप हैं, पुष्पीय पादप हैं। तो यानी आपका घास के बारे में पूछा जा रहा है, जब जलीय घास पूछा जाएगा तो जोस्टेरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर जलीय पादप पूछा जाता तो ये सभी होता, कहीं कहीं पे ऑप्शन डी भी रहता है और सी भी होगा, लेकिन जोस्टेरा को प्रॉपर समुद्री घास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नर पुष्प का भाग है? कौन सा नर पुष्प का भाग है? यानी पुमंग आपका नर भाग, पुंकेसर को ही पुमंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं पीछे का क्वेश्चन, एक रिपीट जो मिस हो गया था। ये क्वेश्चन कहता है किसी आवृतबीजी भ्रूण के पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसके युग्मक में कितने होगी? देखिए, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें डाटा नहीं दिया था आवृतबीजी पुष्प के, यानी पुष्प में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो यानी आपका अनुसार जो होगा बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है ऑप्शन आपका 24, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाटा नहीं रहने के वजह से कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में डाटा रहता है, यहाँ पर डाटा नहीं दिया हुआ है। यानी भ्रूणपोष की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी इसके भ्रूणपोष में 8 होते हैं, जिसके कारण इसके युग्मक की युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, यानी 24 जो है, सॉरी उल्टा बोल दिए हम, युग्मक में पूछा जा रहा है। जब युग्मक पूछेगा तो अगुणित होते, युग्मक में 8 होगा और ये 24 आपका गलत हो जाएगा, लेकिन डाटा नहीं दिया है इसीलिए इसको इसी पे छोड़ देते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? मादा पुष्प का, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है। जायांग, स्त्री केसर को मादा पुष्प का भाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग थैले किसमें पाए जाते हैं? पराग थैले किसमें पाए जाते हैं? पराग कोश में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाटोरोपस बीजांड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, गोल, वक्र? उल्टा होता है उस, ठीक है। एनाटोरोपस बीजांड हमेशा उल्टा होता है। निम्नलिखित में कौन सा सही फल है? नारियल, सेब, नाशपाती, काजू? देखिए सत्य फल का बात किया जा रहा है। सत्य फल आपने बताया था, सेब को आभासी फल कहा था, यानी बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और नाशपाती जो है ये भी सत्य फल के अंतर्गत आते हैं, काजू भी सत्य फल नहीं होगा, ठीक है, जिसमें निषेचन से होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? नारियल। नाशपाती भी सत्य फल में कहीं कहीं पे लिखा था, लेकिन नारियल आपका सत्य फल हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कोई एक ही ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों है ही नहीं, तब नाशपाती होता। दोनों रहता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना, दोनों सही होता, वे दोनों मार सकते थे। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? पराग नलिका से, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणुधानी से, गुरु बीजाणुधानी से? देखिए भ्रूणपोष की उत्पत्ति या हमेशा भ्रूणपोष का उत्पत्ति जो होता है लघु बीजाणु से होता। क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? यानी माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक परत जो पोषण प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? इंडोथेसियम, इंटाइन, टेपिटम, मध्य स्तर? बताए थे टेपिटम का काम होता है पोषण देना, यानी आपका यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? सेमल जो पुष्पीय पादप है इसमें परागन की प्रक्रिया याद रखिएगा चमगादड़ द्वारा होती है, सेमल में चमगादड़ से परागन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विगुणित है? द्विगुणित का बात किया जा रहा है, द्विगुणित कोशिका का खोज कर मैंने द्विगुणित कोशिका के बारे में आपको बताना है। अंड कोशिका, सहायक कोशिका, द्वितीय केंद्रक, एंटीपोडल कोशिका? देखिए अंड कोशिका द्विगुणित नहीं होती है, अगुणित होता है। द्वितीय केंद्रक सहायक कोशिका भी क्या होती है? ये द्विगुणित या अगुणित, सॉरी क्या, चलिए सहायक कोशिका, अंड कोशिका अगुणित, एंटीपोडल कोशिका अगुणित, ये भी नहीं होगा। द्वितीय केंद्रक ये भी अगुणित, सहायक कोशिका जो होती है द्विगुणित होती है, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरोगेमी में पराग नलिका का किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचता है? देखिए पोरोगेमी मैंने परागन के दौरान पुष्पीय पादप में जो निषेचन होता है, पराग
परागकण जो होते हैं वह पराग नलिका यानी माइक्रोपाइल के थ्रू जाते हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोपाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है, किसमें? द्वितीयक केंद्रक किसमें परिवर्तित होता है? देखिए, द्वितीयक केंद्रक जो बनता है वह त्रिगुणित संरचना बनता है जिससे भ्रूणपोष की रचना होती है। और यहाँ पे इस ऑप्शन में त्रिगुणित ऑप्शन भ्रूणपोष का ही पाया जाता देखा जा रहा है, इसलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष में। नेक्स्ट है, परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? देखिए, परागकोश के भित्ति में क्या नहीं होता है? इंडोथीसियम होता है, टेपिटम भी होता है, मध्य परत भी होते हैं, यानी उसमें इंटेगुमेंट भी नहीं होता है। यानी ये विकल्प आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और सारे विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणकोश में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? भ्रूणकोश में क्या नहीं होता? अंड समुच्च, दो ध्रुवीय केंद्र की गुरु बीजाणु जनन कोशिका, एंटीपोडल कोशिका। देखिए, भ्रूणकोश में अंड समुच्च नहीं होता है, यानी अंड समुच्च से द्वितीय केंद्रक यानी जाइगोट बनता है, इसीलिए अंड समुच्च भ्रूणकोश यानी भ्रूणकोश में नहीं होता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? बीजांडकाय का बचा हुआ भाग परिभ्रूणपोष होता है, जो चुकंदर और काली मिर्च में पाया जाता है। हमने बताया था बीजांडकाय विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता? एरिल, देखिए एरिल मतलब होता है बीज चोल। शरीफा का बीज चोल खाया जाता है, बीज चोल होता है। लीची में भी होता है, आम में नहीं होता है, यानी आम का हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं, इसीलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा परागण क्रिया एनिमोफिली कहलाती है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसमें क्लिस्टोगेमी होता है? क्लिस्टोगेमी कोमेलिना में देखा जाता है। कोमेलिना, कनकौआ और पांसी का पौधा में क्लिस्टोगेमी होता है। नेक्स्ट है, यदि परागण एक ही पौधे के दो पुष्प के बीच हो तो इसे क्या कहते हैं? एक ही पौधे के यानी एक ही पौधे के दो पुष्प तो गाइटेनोगेमी कहा जाता है, यानी जिटेनोगेमी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली का संबंध वायु से है, इसीलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा? वायु। नेक्स्ट है, एंटेमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? एंटेमोफिली कीट परागण को कहते हैं। आपका विकल्प क्या हो जाएगा? कीट, बी ऑप्शन। यदि परागण मधुमक्खी के द्वारा संपन्न हो तो इसे क्या हो? मधुमक्खी कीट के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटेमोफिली। किसी ओव्यूल का शरीर इम्ब्रियो, सैक, माइक्रोपाइल तथा फनिकल सीधा एक सीध में ना हो तो इसे क्या कहते हैं? देखो, उल्टा बीजांड होता है, एक सीधा ना हो तो उल्टा हो, उल्टा बीजांड को एनाट्रोपस कहा जाता है, एनाट्रोपस बीजांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जमा होने को क्या कहते हैं? यानी पौधा सेम है, पुष्प अलग अलग है, यानी एक ही पौधा के पुष्प के वर्तिका दूसरे पुष्प पर गाइटेनोगेमी कहा जाता है। यदि किसी पुष्प के परागकोश और वर्तिका विभिन्न समय पर परिपक्व होता हो तब उसे क्या कहते हैं? अलग अलग समय पर परिपक्व होता है तब उसको हर्कोगेमी कहा जाता है। हर्कोगेमी समझ में आ गया? यदि किसी पुष्प के परागकोश और वर्तिका विभिन्न समय में परिपक्व से क्या कहते हैं? हर्कोगेमी। और अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक ही पुष्प के मादा जननांग परागकोश से पहले, देखिए मादा जननांग जब पहले परिपक्व हो तो उसको प्रोटोगैनी कहते हैं, और नर जननांग जब पहले परिपक्व होगा तो उसे प्रोटेंडरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे मादा का बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण क्या है? पर परागण देखिए, गेहूं, टमाटर, आलू, मक्का। पर परागण मक्का होता है, एक ही मक्का का पौधा में कई सारे ऊपर में फ्लावर होते हैं, दो प्लांट का मक्का आता है, पर परागण होता है, मक्का ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कहता है, परागण में लेबर मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है? लेबर मैकेनिज्म की क्रिया साल्विया के पौधे में होती है, याद रखिएगा हमेशा साल्विया में। परागण सभी पुष्प अंगों के एब्सिशन को उकसाता है, किस अपवाद स्वरूप? यानी परागण एब्सिशन मतलब होता है पौधे जो मुरझा जाते हैं, तो इसमें किसको अपवाद स्वरूप, किसको छोड़कर पौधे का सभी अंग मुरझा जाते हैं? देखिए, परागकोश मुरझा जाते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेपल्स, पंखुड़ी भी मुरझा जाते हैं, उसका भी नहीं होगा। ठीक है, पिस्टिल भी मुरझा जाते हैं, रिसेप्टर बढ़ता है, यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागन के लिए एक पुष्प का क्या होना चाहिए? स्वपरागन हमेशा द्विलिंगी पुष्प के बीच होना चाहिए। देखते हैं आपका विकल्प क्या था। द्विलिंगी डी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी आपका हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है परागकोश क्या दर्शाता है? परागकोश नर भाग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी मेल गैमेटोफाइट को दिखाता है। यानी ऑप्शन यहाँ बी नर गैमेटोफाइट, यानी मेल गैमेटोफाइट को प्रदर्शित करता है, यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकासशील, अगला क्वेश्चन कहता है विकासशील परागकण को पोषण किसके द्वारा मिलता है? पोषण का काम टेपिटम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, भाषा अलग है, क्वेश्चन रिपीट है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकल्प ए। यदि ओव्यूल मुड़ा हो, देखिए बीजांड अगर मुड़ा हुआ हो, उल्टा यानी उल्टा हो, तो उसके भ्रूण को घोड़े के नाल नुमा हो, तब इसे क्या कहते हैं? देखिए घोड़े के नाल नुमा हो तब उसे, देखिए आपके पास विकल्प है एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्किनोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। देखिए घोड़े के नाल के समय मुड़ा हो यानी उल्टा हो, उल्टा बीजांड को क्या कहते हैं? एनोट्रोपस बीजांड कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि किसी परागकोश में 4 स्पोरोजीनस कोशिका हो तो उसमें परागकण की संख्या कितनी होती है? तो 4 गुरु बीजाणु, 4 परागकोश है तो 4 चौको 16, यानी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, नहीं 16 हो जाएगा परागकोश की संख्या, सॉरी परागकण की संख्या। फिर कहता है किसी परागकण में कोलॉइडी की संख्या, यानी परागकण क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। कोलॉइडी मतलब गुणसूत्र की संख्या कितने हो सकते हैं? यानी अगुणित एन। बीज चोल किसका खाता है? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, ये सभी। देखिए यहाँ पर बीज चोल शरीफा का खाया जाता है, आम नारियल सेब का पुष्पासन खाया जाता है, और नारंगी का अलग अलग हम लोग क्या खाते हैं? फल खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 परागकण से कितने पराग मात्री कोशिका का निर्माण होगा? देखिए 1000, 1 से 4 होता है तो आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी 250 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000 आएगा, यानी एक कोशिका से 4 परागकण बनते हैं तो 250 से 1000 परागकण बनेंगे। कहता है किसी परागकोश के पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या क्या होती है? सेल की संख्या, संख्या नहीं यानी अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है? देखिए माइक्रो मातृ कोशिका, पराग मातृ कोशिका हमेशा द्विगुणित होती है, परंतु उसमें जो परागकण उत्पन्न होते हैं वो अगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण के साथ साथ पराग नलिका, परागकण के साथ साथ पराग नलिका क्या प्रदर्शित करता है? पराग नलिका जो है नर स्पोरोफाइट, नर गेमेटोफाइट, मादा स्पोरोफाइट, मादा। देखिए परागकण के साथ पराग नलिका, परागकण के साथ क्या है? पराग नलिका का बात कर रहा है, क्या प्रदर्शित करता है? यह पराग नलिका में नर गेमेटोफाइट पाए जाते हैं या नर स्पोरोफाइट पाए जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर गेमेटोफाइट। किसी परिपक्व परागकण में कितने केंद्रकी होते हैं? परागकण में, परागकण में हमेशा एक केंद्रकी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण पीले वर्ण के क्यों होते हैं? देखिए परागकण का रंग पीला क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, और देखा जाए तो नाइट्रोजन की कमी से भी होता, तत्व की कमी से। लेकिन यहाँ आपके पास विकल्प है फ्लेविनॉइड, किसकी उपस्थिति कारण? फ्लेविनॉइड्स ही एक ऐसा तत्व है जो परागकण को पीला बनाता है। ठीक है, इसीलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विकल्प हो जाएगा। परागकण की कोशिका द्रव किसमें धनी होता है? सबसे अधिक क्या होता है परागकण में? वसा, स्टार्च, स्टार्च एवं फ्लेविनॉइड, प्रोटीन। देखिए परागकण में स्टार्च और फ्लेविनॉइड की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए अधिक एनर्जेटिक टैबलेट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए किसी पुष्पक्रमी पौधा में अधिकतम गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 265 है, तो पौधा लिटोसा में हो तो उसकी न्यूनतम संख्या कितनी होती है? यानी अधिकतम गुणसूत्र की संख्या दिया है 265, उसमें न्यूनतम संख्या कितनी होगी? देखिए 2n बराबर 4 लिखा है यहाँ पर, यानी आपका 265 है तो उसके परागकण में तो इसका 265 जो है वह 2n द्विगुणित होते हैं सभी, तो सभी द्विगुणित ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तो उसके न्यूनतम संख्या पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी? सबसे न्यूनतम संख्या, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है वायु परागन डैश में होता है? साल्विया, वेलसिंडिया, नारियल। देखो साल्विया के पुष्प में हमेशा चमगादड़ द्वारा परागन होता है,
सॉरी सेमल में चमगादड़ द्वारा होता है। यहाँ पे पूछा रहा वायु परागण किसमें होता है, साल्विया, वेलिसेनेरिया, नारियल, बॉटल ब्रूस। देखिए नारियल में वायु परागण होता है, याद रखिएगा। साल्विया भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट ऑप्शन नारियल दिख रहा है, इसलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा, नारियल। मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र होते, इसमें कितने लिंकेज समूह होगा, देखिए जितना लिंकेज समूह पूछा जाएगा, जितना गुणसूत्र उतना ही लिंकेज समूह होता है, यानी आपका 10 जोड़ा गुणसूत्र है तो लिंकेज समूह भी कितना होगा, 10 जोड़ा, 10 ही होगा। अगला कहता है कौन सा डिप्लॉयड है, यानी द्विगुणित पूछा जा रहा है, परागकण, अंडाणु, मेगास्पोर, एमएमसी। देखिए मदर मेगास्पोर मदर सेल यानी पराग मातृ कोशिका, एमएमसी का पूरा नाम होता है मेगास्पोर मदर सेल यानी पराग मातृ कोशिका, यह हमेशा द्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडाशय के अंदर उत्तक भाग जो ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए अंडाशय के भीतर ओव्यूल से जो जुड़ा होता है, यानी अंडाशय के भीतर, जैसे मान लीजिए यह अंडाशय है, इसके भीतर ओव्यूल से जो जुड़ा होता है भाग, यहां पर जुड़ा होता है माइक्रोपाइल, इस भाग को फनिकल कहते हैं, इसको हाइलम कहते हैं, और ये जो जुड़ता है इसको कहते हैं प्लासेंटा हो गया इसका, यानी माइक्रोपाइल जिसको कहते हैं, पोलन ट्यूब बनता है, ठीक है, ये भाग इससे जुड़ा होता है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विषम बेमेल को चुने, यानी 3 को जो सेम हो जो एक अलग दिखता हो। देखिए ऊगोनियम अंडाणु, ओव्यूल बीजांड, एर्कापोडियम, ये तीनों मदर सेल है। एंथेरियम क्या है, ये नर कोशिका की बात है, यानी 3 को मादा है, ये नर है, यानी ये तीनों ऑप्शन गलत होके क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोपाइल किसमें पाया जाता है, माइक्रोपाइल हमेशा बीज में होता है, बीज के भीतर ही होता है, यानी बीजांड के भीतर भी हो सकता है और बीज के भीतर भी, यानी दोनों ऑप्शन सही लगता है, क्योंकि बीजांड ही विकसित होकर बीज बनते हैं, यानी आपका विकल्प सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट है मादा गेमिटोफाइट क्या दर्शाता है, मादा गेमिटोफाइट हमेशा मेगास्पोर मदर सेल, यानी सी ऑप्शन होगा, मेगास्पोर मदर सेल, यानी इसमें मातृ कोशिका यानी मादा युग्मक का ही विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी आवृत बीजी का फीमेल गेमिटोफाइट क्या दर्शाता है, फीमेल गेमिटोफाइट, देखिए एग, कार्पेल, oospore, पोलन ग्रेन, फीमेल मादा गेमिटोफाइट का बात किया जा रहा है, तो मादा गेमिटोफाइट को दर्शाता कौन है, तो कार्पेल दर्शाता है, पिस्टिल, ये मादा गेमिट हो गया, लेकिन मादा गेमिटोफाइट पूछागा तो कार्पेल का बात कहेंगे, यानी इस तरीके से। किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है, बताइएगा, किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है। परागकण का बाहरी परत, यह भी पिछले क्लास में, पिछले ऑब्जेक्टिव में हम बता चुके हैं, एस्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिफॉर्म एपरेटस यानी उपकरण किसकी विशेषता है, फिलिफॉर्म एपरेटस यह किसकी विशेषता है, सिनर्गिड्स में पाया जाता है। नीचे दोहरा यहाँ पर हम बताए थे, 2 सहाय कोशिका के नीचे क्या होता है, फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, यानी सिनर्गिड्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोहरा निषेचन का परिणाम क्या था, दोहरा निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण और भ्रूणपोष की रचना होती है। देखते हैं ऑप्शन क्या है, बीजपत्र, बीजांड का, भ्रूणपोष और भ्रूण। देखिए दोहरा निषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता, यानी विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपेथेडियम पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, हाइपेथेडियम पुष्पक्रम, ये पुष्पक्रम का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पीपल में पाया जाता है। नेक्स्ट है किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश के केंद्रक का अरेंजमेंट कैसे होता है, द्विबीजपत्री भ्रूण का, देखिए नीचे 2 सेनर्गिड्स और 1 अंडकोशिका, 2 ध्रुवीय केंद्र की और 3 एंटीपोडल सेल होता है। 3+2+3 ऑप्शन जहां मिले वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी देखते हैं पहला नहीं सी ऑप्शन दिख रहा है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टेपिटम जो ओव्यूल में बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं, टेपिटम जो ओव्यूल में बदलाव करता है, देखिए जो ओव्यूल में बदलाव करेगा आपका विकल्प इंग्लिश में है एमिडबॉयड टेपिटम, ग्लैंडुलर टेपिटम, इंटेगुमेंट्री टेपिटम, फ्लैजिलर टेपिटम। ओव्यूल में जो बदलाव करता है उसको इंटेगुमेंट्री टेपिटम कहा जाता है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है किसके द्वारा किसी आवर्त बीजी में टेट्रेड के माइक्रोस्पोर कहाँ रहता है, यानी किसके द्वारा किसी आवर्त बीजी में टेट्रेड के चारों माइक्रोस्पोर ढका होता है, यानी माइक्रोस्पोर जो चतुष्क होती है, टेट्रेड होती है, वो किससे ढका होता है? सेलुलोज से, स्पोरोपोलिन से, स्टामेन से। देखिए ये स्पोरोपोलिन से ढका होता है, ठीक है, टेट्रेड। नेक्स्ट है किसी आवर्त बीजी यानी एक बीज पत्री के नर गैमेटोफाइट क्या होते हैं? नर गैमेटोफाइट को बात किया था तो माइक्रोस्पोरेंजियम नर गैमेटोफाइट, न्यूसेलस और माइक्रोस्पोर और एस्टामेन। देखिए एस्टामेन को नर गैमेटोफाइट कहा जाता है। निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है? बताइएगा, बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता। मक्का, पुदीना, पीपल, चीड़। बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है, बताइएगा। देखिए बीज बनता है पुष्प नहीं बनता, किसमें? मक्का में। नेक्स्ट ऑप्शन, भूमि फलनी फल क्या है जो भूमि में फल होता है? देखिए आपको लगता होगा आलू, ये सब प्याज, अदरक, ये सब भूमि के नीचे होता है, लेकिन ये सब जड़, तना और पत्ती वाला भाग है, फल नहीं है। फल भूमि फलनी फल मूंगफली को कहा जाता है। ऑटोगेमी किसके अनुकूल है? ऑटोगेमी यानी किसके अनुकूल है, किसके समान है? होमोगेमी, हेट्रोस्टाइल, डाइकोटोमी, स्वबंध्याकरण। देखिए ऑटोगेमी हमेशा होमोगेमी होता है, समान प्रजाति के एक ही पुष्प के बीच होता है। नेक्स्ट है स्कूटेलम किसका भाग है? देखिए एक बीज पत्री भ्रूण के बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं। ग्रास कोटिलेडन, डायकोटिलेडन, मेज एंडोस्पर्म, पेरिकार्प। देखिए डायकोट द्विबीज पत्री हो गया, ग्रास कोटिलेडन हो जाएगा यहाँ पे आपका, सॉरी मक्का में इंडोस्पर्म कोटिलेडन माने बीज पत्र, ग्रास नहीं हो जाएगा, सही है। वैसे मेज कोटिलेडन होता तो और सही होता ऑप्शन, लेकिन मेज कोटिलेडन ऑप्शन आपका नहीं है, ग्रास कोटिलेडन है एक बीज पत्री में, जैसे घास में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन? तो 100 परागकण बनने के लिए 25 सूत्री विभाजन होने की जरूरत होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? आम में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक के संयोजन करने से द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट है वायु परागित पुष्प समानता कैसे होते हैं? वायु परागित पुष्प प्रायः आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी और सी दोनों। देखिए छोटे और रंगहीन होते हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चींटी द्वारा परागण क्रिया। देखो चींटी भी कीट के अंतर्गत आती है, तो इसीलिए इसको चींटी के द्वारा, ऑर्निथोफिली पक्षी के द्वारा आता है, मार्मीफिली ऑप्शन है, मेलकोफिली और कॉप्रोफिली। बताइएगा आप लोग आंसर। देखिए बताइए थे हम, पक्षी द्वारा परागण की क्रिया ऑर्निथोफिली कहलाती है और चींटी कीट द्वारा परागण की क्रिया एंटेमोफिली कहलाती है, जबकि वायु द्वारा परागण की क्रिया एनिमोफिली कहलाती है। बताइएगा आप लोग ऑप्शन। यहाँ पर चींटी का बात किया जा रहा है, ऑर्निथोफिली, मार्मिकोफिली, मेलकोफिली, कॉप्रोलिटिलोफिली। बताइएगा, देखते हैं इस बार कौन आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन, मार्मिकोफिलोफिली होता, मार्मिकोफिली होता चींटी द्वारा। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष कैसा होता है? भ्रूणपोष हमेशा त्रिगुणित होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष प्रायः होते हैं एक कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय, 7 कोशिकीय। भ्रूणकोष के बारे में बात किया था, भ्रूणकोष के एक ही कोशिका के भीतर 3 केंद्रकी पाए जाते हैं। तो भ्रूणकोष जो होते हैं वह एक ही कोशिकीय होते हैं,
लेकिन उसके भीतर केंद्रक पूछा जाएगा टोटल, उसमें तो 7 होते हैं। कोशिका 7 होती है, केंद्रक 8 होती है। ठीक है, कोशिका 7 होती है लेकिन केंद्रक 7 होती है। ठीक है, तो यानी आपका विकल्प क्या होगा? 7। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकी। चलिए, बीजांड के बीजांड काय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था, उसे क्या कहते हैं? बीजांड के बीजांड काय में, बीजांड काय का बात किया जा रहा है न्यूसेलस के, पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था, उसे क्या कहते हैं? देखिए, बीजांड काय जो होता है वह हमेशा बीज का ऊपरी भाग होता है, जैसे ये पाया जाता है चुकंदर में और काली मिर्च में। आपका विकल्प कहता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, सहायक कोशिका कोई नहीं। देखिए, बीजांड के बीजांड काय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अवस्था, उसे क्या कहते हैं बताइएगा? देखिए, बीजाणु गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है उसे वह मादा युग्मक का निर्माण करती है, जो मादा युग्मक का विकास करती है, जो आगे चलकर बीजांड काय और बीज की रचना करती है। यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? पौधे का ऐसा, देखिए, एक के अंदर दूसरी पीढ़ी यानी बीज में होता है, बीज से ही नया पादप का निर्माण होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभुर्णता सबसे ज्यादा किसमें होती है? बहुभुर्णता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, आवृतबीजी, ब्रायोफाइट। यानी सबसे अधिक भ्रूण किसमें पाया जाता है? देखिए, सबसे अधिक बहुभुर्णता का एग्जाम्पल होता है साइट्रस फ्रूट, खट्टे पदार्थ जैसे संतरा, मौसमी, यानी जितने भी नींबू वंश के जितने भी फल होते हैं उसे बहुभुर्णता के अंतर्गत रखा जाता है। उसमें एक ही फल के भीतर कई सारे भ्रूण पाए जाते हैं, अतः बहुभुर्णता का यहाँ ऑप्शन और क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है आवृतबीजी में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड क्या है? आवृतबीजी में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड, देखिए, आवृतबीजी बीज में हमेशा एनाट्रोपस बीजांड पाया जाता है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृतबीजी में मादा युग्मकोद्भिद को क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद को, देखिए, आपका विकल्प है भ्रूणपोष, भ्रूणकोश, भ्रूण युग्मनज। देखिए, मादा युग्मकोद्भिद, भ्रूणकोश जहां पे भ्रूण पाए जाते हैं, ये मादा युग्मकोद्भिद का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? यानी होता है बीजांड में किस भाग में? बीजांड काय में, गुरु बीजाणु में, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, आर्कियस्पेरियम में। देखिए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फल कई सारे गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्रिया को क्या कहते हैं? पराग के अध्ययन को क्रिया को पोलिनोलॉजी कहा जाता है। पेलिनोलॉजी, मार्कोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। सॉरी, 2 क्वेश्चन चला गया। परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? परागकण में कौन सा विटामिन पाया जाता है बताइएगा? देखिए, परागकण जो होते हैं वह पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, जिसका प्रयोग धावकों द्वारा एनर्जी के रूप में किया जाता है, एनर्जेटिक, अधिक ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो इस परागकण जो होते हैं पोषक तत्व से भरपूर रहते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है परागकण में कौन से विटामिन होता है, और परागकण में जो होता है विटामिन बी की प्रचुरता अधिक होती है। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? पी महेश्वरी। भारतीय आवृत, आधुनिक अगर पूछा जाएगा तो आधुनिक जो थे वो अलग थे, जो वॉनवीर कहा जाता है, लेकिन भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान की जगह को पी महेश्वरी कहा जाएगा। भारतीय पूछा जाएगा तो पी महेश्वरी, और अन्य बिना भारतीय शब्द का पूछा जाएगा भ्रूण विज्ञान के जनक तो वॉनवीर को कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए, भूमि के ऊपर का बात कर रहा है तो भूम्योपरिक हो जाएगा। ठीक है, भूम्योपरिक, भूमि के ऊपर यानी भूमि पर। बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? बीजांड के वृंत को बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपका शब्द यहाँ पर क्या ऑप्शन इंग्लिश में लिखा हुआ है?
फ्यूनिकल, फेरेंडन, पेडिसल, न्यूसेलस। बीजांड काय, बीजांड के यानी न्यूसेलस आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको बीजांड काय कहते हैं। वह स्थान जहां बीजांड बीजांड वृंत से जुड़ता है, तो बीजांड बीजांड वृंत से किस जगह पे जुड़ता है? आपका ऑप्शन है कैलेजा, बीजांड द्वार, नाभिका, बीजांड काय। देखिए बीजांड बीजांड वृंत से जहां जुड़ता है उस भाग को कहा जाता है। बीजांड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया था। बीजांड का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, जिसमें ये होता है भ्रूणकोश, ये होता है बीजांड काय। बीजांड काय कहाँ जुड़ता है? बीजांड के भीतर, यानी किस सिरा में? या नीचे वाले कैलेजल सिरा, ऊपर वाले माइक्रोपाइल इंड, जहां पे जुड़ता है उस सिरा को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर इंड, यानी बीजांड द्वारी सिरा से और जुड़ता है। और देखिए कैलेजल सिरा नीचे वाला भाग होता है, उल्टा होता है। और देखते हैं फिर, ये देखिए नाभिका केंद्र की, बीजांड का केंद्र ये होता है केंद्र बिंदु। अगर देखा जाए तो केंद्र बिंदु अगर फनिकल होता है ऊपर वाला भाग, ये अपरा वाले भाग से जुड़ता है, ठीक है। तो अपरा वाले भाग, यहाँ पर कैलेजल सिरा भी नहीं हो सकता है, अपरा वाला भी नहीं, यानी केंद्र में जुड़ता है, तो केंद्र की सबसे अधिक ऑप्शन लग रहा है, यानी नाभिका देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यानी बीजांड द्वारा ना होके नाभिका, अगर नाभिका नहीं होता तो क्या होता है यहाँ पर? बीजांड द्वार ऑप्शन होगा, यानी आपका विकल्प यहाँ पे क्या होता? बीजा नाभिका, ठीक है। चले यहीं तक था, यानी 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में मानव जनन का ऑब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद।